मूवी की शुरुआत हजारों साल पहले होती है। यहाँ दिखाया जाता है कि राजकुमारी जुंजू ने अपनी प्रजा पर खौफ बनाए रखने के लिए एक क्रूर सजा बनाई। जो भी राजकुमारी के खिलाफ जाएगा या उस तक पहुंचने की कोशिश करेगा उसे एक भयानक श्राप मिलेगा और उस इंसान के कंधे पर एक निशान बन जाएगा। और जो भी इस श्राप से ग्रस्त होगा वो अपनी जिंदगी के 40 साल भी पूरे नहीं कर पाएगा। 40 साल पूरे करने से पहले ही उसकी दर्दनाक मौत हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, ये श्राप उसकी आने वाली पीढ़ियां भी भुगतेगी। इसीलिए श्रापित व्यक्ति सिर्फ दो ही चीजों की तलाश में रहता है, ड्रैगन बोन सेलेस्टियल टॉर्म और म्यूचेन ऑर्म, क्योंकि ये दोनों चीजों के कांटेक्ट में आने से ही इंसान श्राप से मुक्त हो सकता है। यहाँ से कहानी हजारों साल आगे यानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पर एक प्रोफेसर ड्रैगन बोन पर लिखी हुई कुछ पहेलियां सुलझाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो म्यूचेन ऑर्म तक पहुँच सके। यहीं पर हम हुबेई नाम के एक लड़के को भी देखते हैं। इन दोनों की बातों से हमें ये समझ में आता है कि ये म्यूचेन ऑर्म को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। काफी छानबीन करने के बाद प्रोफेसर 8 में से सिर्फ 5 पहेलियां ही सुलझा पाता है। वो हुबेई को बताता है कि बाकी की 3 पहेलियां कोई मास्टर ही सुलझा सकता है। आगे हम देखते हैं कि गोल्ड टूथ और फैटी नाम के 2 लड़के अपने पास ड्रैगन बोन सेलेस्टियल टॉर्म होने का दावा करते हैं। इसलिए सामने बैठे लोग उस बेशकीमती खजाने को बेचने और खरीदने की बातें करने लगते हैं। तभी यहाँ के ओनर मिस्टर जो की एंट्री होती है। वो बताते हैं कि ड्रैगन बोन सेलेस्टियल टॉर्म कोई बेचने की चीज नहीं है, ये जिंदगियां बचाने के लिए है। कुछ समय पहले कुछ नौजवान ड्रैगन बोन सेलेस्टियल टॉर्म की तलाश में गए थे, क्योंकि उनका एक दोस्त इस श्राप से ग्रस्त था। सफर के दौरान उनका सामना आदमखोर मकड़ियों और लाल आंखों वाले भेड़ियों से हुआ। हालांकि उन्होंने ड्रैगन बोन हासिल तो कर लिया था, लेकिन बदले में उन्हें वो भयानक श्राप लग गया। एक्चुअल में जो लोग ड्रैगन बोन की तलाश में गए थे उनमें मिस्टर जो की बेटी लिंगलोंग, गोल्ड टूथ, फैटी, प्रोफेसर सन, हुबेई और उसकी गर्लफ्रेंड यांग शामिल थी। इसलिए हुबेई म्यूचेन ऑर्म को ढूंढने में लगा था। आगे हुबेई और प्रोफेसर को पता लगता है कि चेन नाम का एक आदमी कुछ साल पहले म्यूचेन ऑर्म को ढूंढने गया था। 20 साल पहले वो लोगों के एक ग्रुप को यूनान के शेंगवांग मकबरे तक ले गया था, लेकिन वो अकेला ही वापस लौटने में कामयाब हो पाया। किसी हादसे की वजह से वो पागल हो गया और उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। इसके बाद हुबेई प्रोफेसर और यांग के साथ पागल खाने पहुंचता है, क्योंकि चेन को उसी हॉस्पिटल में रखा गया था। जब हुबेई उस आदमी से पूछताछ करने लगता है तब चेन यांग की तरफ देखता हुआ इशारा करता है और कहता है कि मैं सिर्फ इस लड़की से ही बात करूंगा। हालांकि चेन सच में अंधा था, लेकिन अपनी बाकी के सेंसेस का इस्तेमाल करके वो आसपास के लोगों का पता लगा लेता था। इसके बाद यांग उससे बची हुई पहेलियों के बारे में पूछने लगती है, लेकिन चैन उसकी बातों को इग्नोर करके उसकी पर्सनल बातों के बारे में डिस्कस करने लगता है। लेकिन यांग के बार बार पूछने पर चैन गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम उन पहाड़ियों पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। ये कहने पर चैन फिर से इधर उधर की बातें करने लगता है, लेकिन यांग फिर से गुस्सा होकर उस आदमी से पूछताछ करने लगती है। तब चैन उसे अपनी भयानक आंखें दिखाकर यहाँ से वापस लौट जाने को कहता है। हालांकि उन्हें चैन से ज्यादा मदद नहीं मिलती, लेकिन हुबेई और उसके साथी शेंगवांग मकबरे पर जाने का फैसला करते हैं। इसके बाद हुबेई और उसके साथी म्यूचेन ऑर्म की खोज में निकल जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त ये लोग एक होटल में रुकने का फैसला करते हैं और वहाँ रात के वक्त उन्हें गार्डन में कुछ फायर फ्लाइज दिखाई देती है। होटल के ओनर की बेटी कॉनक्यू इन्हें बताती है कि अगर तुमने किसी भी फायर फ्लाइज को छुआ तो वो जलकर मर जाएगा। इसके बाद वो एक कांच की बोतल खोलते हुए कहती है कि ये इन फायर फ्लाइज का किंग है। इसकी खुशबू का पता लगते ही सभी फायर फ्लाइज इसके पास इकट्ठा हो जाती है। अगर इनका किंग कभी जल गया तो बाकी की फायर फ्लाइज इसके पास आकर खुद ब खुद जल जाएंगे, क्योंकि ये कुत्तों से भी ज्यादा वफादार होती है। जैसी वो इस कांच की बोतल को खोलती है, वहाँ पर मौजूद सभी फायर फ्लाइज किंग के आसपास इकट्ठा हो जाती है और इन्हें यहाँ बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। चैनवांग मकबरे तक पहुँचने के लिए इन्हें हिडन ड्रैगन माउंटेन को पार करना था, इसलिए क्वानक्यू अगले दिन उन्हें हिडन ड्रैगन माउंटेन का रास्ता बताती है। जब ये लोग कश्तियों में बैठकर निकल रहे थे तभी क्वानक्यू इन्हें वार्निंग देते हुए कहती है कि रात के वक्त घाटी में जहरीली गैस फैल जाती है। सुना है कि घाटी में एक आइलैंड है जो हवा में ऊंचा तैरता है, अगर वो मिल जाए तो रात गुजारने के लिए सबसे सुरक्षित जगह होगी। इसके बाद ये लोग एक गुफा से होकर गुजरते हैं। यहाँ फैटी लिंगलोंग को वही कांच की बोतल दिखाता है जिसमें किंग कैद था। लिंगलोंग के गुस्सा होने पर वो कहता है कि मैंने इसे चुराया नहीं बल्कि कुछ दिनों के लिए अपने पास रखना चाहता हूँ, वापस जाते वक्त इसे लौटा दूंगा।
कुछ देर बाद गोल्डटूथ झील में से एक मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो मछली उसे काट लेती है, जिस वजह से खून की कुछ बूंदें इनकी बोट पर गिर चुकी थी। यांग बताती है कि ये वाइपर मछलियां है, अगर एक बार इन्हें खून की गंध आ गई तो ये काफी वायलेंट हो जाएगी। जैसा कि यांग ने बताया था, खून की वजह से वाइपर मछलियां इन पर हमला करना शुरू कर देती है। हालांकि ये लोग उनसे बचने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखते ही देखते काफी सारी मछलियां इन पर हमला करने लगती है। इसलिए प्रोफेसर और गोल्डटूथ इन्हें अपनी फायर गन से रोकने की कोशिश करते हैं और किसी तरह से ये लोग उन भयानक मछलियों से बचने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ देर बाद पानी के तेज बहाव से इनके रास्ते अलग हो जाते हैं और ये लोग दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। हम हुबी, यांग और गोल्डटूथ को एक झरने से नीचे गिरता हुआ देखते हैं। ये लोग शियांगवांग मकबरे के काफी नजदीक पहुंच चुके थे। इसी तरह से दूसरा ग्रुप भी इस जगह से दूसरी तरफ अपने साथियों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। प्रोफेसर को यहाँ कुछ लाशें दिखाई देती है। दूसरी तरफ एक काफी बड़ी छिपकली हुबी और उसके साथियों पर हमला कर देती है। इसी तरह से प्रोफेसर के ग्रुप का भी सामना एक बड़ी छिपकली से होता है। प्रोफेसर इस छिपकली से बचते हुए एक फ्लेयर गन चलाकर दूसरे ग्रुप को अपने लोकेशन के बारे में बताता है। इसके बाद यांग और हुबी बड़ी चालाकी से उन छिपकलियों की टक्कर करवा देते हैं, लेकिन अभी भी उन छिपकलियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। इसलिए वो लोग अपने आप को बचाने के लिए घाटी में कूद जाते हैं। लेकिन घाटी में कूदने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो उन जैसे हजारों छिपकलियां मौजूद है, क्योंकि वो छिपकलियां सोई हुई थी। इस वजह से ये लोग यहाँ से छिपकर निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ इन्हें समझ में आता है कि बिजली की शोर की वजह से ये छिपकलियां डर कर उसी जगह बैठ जाती है। इसलिए वो लोग चमकती बिजलियों का फायदा उठाकर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही बिजली चमकती थी, ये लोग कुछ दूरी तय करते थे। यहाँ हुबी अपने साथियों को बताता है कि सूरज ढलने में कुछ ही समय बाकी है। रात होती ही यहाँ जहरीली गैस फैल जाएगी, हमें समय रहते यहाँ से निकलना होगा। भागते वक्त ही छिपकली के हमले से प्रोफेसर पेड़ की टहनियों में फंस जाता है, लेकिन यांग और हुबी शोर मचाकर उन छिपकलियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं और बड़ी चालाकी से प्रोफेसर की जान बचाने में वो दोनों कामयाब हो जाते हैं। कुछ सेकंड बाद उन्हें हवा में तैरता हुआ आइलैंड दिखाई देता है और किसी तरह से बचकर ये लोग आइलैंड तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पहुंचने पर प्रोफेसर बताता है कि इसके इर्द गिर्द जो चट्टानें हैं वो एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, क्योंकि इस आइलैंड में बहुत सारा मैग्नेट है, इसलिए ये हवा में तैरता है। आगे हमें हुबी की बातों से पता चलता है कि इस आइलैंड पर एक दिन में सभी सीजन देखने को मिलते हैं। इस आइलैंड पर पहुंचने पर ये लोग धरती पर ही स्वर्ग को महसूस करने लगते हैं। रात में जब बाकी लोग तालाब में नहा रहे थे, तब प्रोफेसर हुबी को बताता है कि मैं इस जर्नी को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि सभी लोग म्यूचुअल नॉर्म को हासिल करने से पहले ही मारे जाएंगे। लेकिन हुबी की बातों से उन्हें समझ में आता है कि हुबी अपना फैसला नहीं बदलेगा। अगली सुबह ये लोग फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। मकबरे की तरफ बढ़ते हुए इनका सामना एक बहुत बड़े केकड़े से होता है। प्रोफेसर बताता है कि ये एक अमर केकड़ा है जो कभी नहीं मरता। इससे दर्द महसूस नहीं होता है, क्योंकि इसका नर्वस सिस्टम इसके शरीर से अलग है। कितनी भी चोट लगे, झील में वापस जाती ही इसकी बॉडी हील हो जाती है। जब केकड़ा उनकी तरफ बढ़ता है तो सारे लोग मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन काफी वार करने के बावजूद ये लोग उसे रोक नहीं पाते। इसके बाद गोल्डटूथ और प्रोफेसर एक मोटी रस्सी से केकड़े को बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी वो केकड़ा रस्सी तोड़कर लिंगलोंग की तरफ बढ़ने लगता है। उसी केकड़े से बचने के चक्कर में लिंगलोंग जब काफी ऊंचाई से गिरने लगती है, तभी फैटी आकर उसकी जान बचा लेता है। जब फैटी का ध्यान लिंगलोंग की तरफ था, वो केकड़ा अचानक से फैटी पर वार कर देता है। इस बार लिंगलोंग फैटी को बचाने के लिए उनके बीच में आ जाती है और केकड़े के हमले के कारण वो लोग काफी दूर जाकर गिरते हैं। फैटी के पूछने पर लिंगलोंग कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन एक्चुअल में उसे काफी चोट आई थी। इसके बाद वो लोग बड़ी चालाकी से उस केकड़े को रस्सी में फंसाकर उसके ऊपर अपने पास पड़े कुछ बम से अटैक करते हैं। इस वजह से वो केकड़ा बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन वो लोग उस केकड़े को वापस झील में जाने से नहीं रोक पाते। इन्हें ये बात पता थी कि वो केकड़ा झील से ठीक होकर वापस इन पर हमला कर देगा, इसलिए हुबी बिना देर किए उस केकड़े के पीछे झील में कूद जाता है और अपने हाथ पर चाकू से एक काट लगाकर खून केकड़े की बॉडी पर लगा देता है। खून की स्मेल आते ही वाइपर मछलियां उसकी तरफ आने लगती है, लेकिन समय रहते ही हुबी अपनी दोस्तों की मदद से झील से बाहर निकलता है।
हम देखते हैं कि वाइपर मछलियों ने अब तक केकड़े को खाना शुरू कर दिया था। केकड़े का खात्मा करने के बाद ये लोग जब राहत की सांस ले रहे थे तभी लिंगलोंग अचानक से गिर जाती है। जब वो लोग उसके पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि केकड़े के हमले से उसे बहुत गहरी चोट आई थी और उन्हीं के सामने लिंगलोंग अपना दम तोड़ देती है। इस घटना के बाद सभी लोग अंदर से टूट चुके थे। प्रोफेसर यहाँ सभी लोगों को वापस लौटने की सलाह देता है और वोटिंग के जरिए ये फैसला होता है कि सभी लोगों को वापस लौटना चाहिए। लेकिन हुबी अभी भी इस जर्नी को कंटिन्यू रखने की सोचता है। वो अपने कंधे पर बना हुआ निशान दिखाते हुए कहता है कि मैं उस इंसान से मिलना चाहूंगा जिसने ये श्राप बनाया। मुझे उससे बात करनी है और इस श्राप को हटाने को भी कहना है। अगर मैं आगे बढ़ता रहा तो मैं किसी भी सेकंड मर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही जीना चाहता हूँ। ये कहते हुए जब वो यहाँ से जाने लगता है तभी बाकी लोग उसके हौसले को देखकर फिर से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। लेकिन प्रोफेसर यहाँ से लौटते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। आगे बढ़ने पर एक पहाड़ी की चोटी पर इन्हें शियांग वांग मकबरा दिखाई देता है। अंदर जाने पर उन्हें वो वर्म भी दिखाई देता है। इससे पहले कि वो लोग वर्म को हासिल कर पाते तभी अजीब से दिखने वाले बहुत सारे केकड़े उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कुछ ही सेकंड में ये केकड़े उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अपनी एनर्जी वेस्ट करने की बजाय हुबी उन केकड़ों से बचते हुए म्यूचेन वर्म को उठा लेता है। उस वर्म को उठाते ही यहाँ की घंटियां बजनी शुरू हो जाती है। उनकी आवाज सुनकर ये केकड़े भी यहाँ से भागने लगते हैं, मानो जैसे यहाँ कुछ भयानक होने वाला है। कुछ देर बाद ही इनके सामने एक बड़ा स्टैचू टूटने लगता है और उसमें से एक विशालकाय सांप निकलकर उनके सामने आता है। उसका आकार और भयानक रूप देखकर ये सभी लोग बहुत डर जाते हैं। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हमें समझ में आता है कि रानी ने मरने से पहले उस वर्म को संभालने की जिम्मेदारी अपने पालतू सांप को दी थी। उसी वर्म की ताकत से ये सांप इतना बड़ा और ताकतवर हो चुका था। काफी सालों से ये सांप इन्हीं पहाड़ियों के अंदर गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन वर्म को चुराने की वजह से ये सांप जाग चुका था। हुबी और उसके साथी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार ये सांप उनके सामने आ जाता है। ऐसा लग रहा था कि ये सांप वर्म को वापस रखने के लिए कह रहा हो, लेकिन हुबी और उसके साथी यहाँ से खाली हाथ लौटना नहीं चाहते थे, इसलिए वो सांप पर हमला करना शुरू करते, जिसके बाद वो सांप काफी गुस्से में आकर इन पर हमला करने लगता है। जब ये लोग सांप के हमले से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे तभी फैटी के बैग से वो कांच की बोतल नीचे गिर जाती है जो उसने कॉन्क्यू से चुराई थी। इसके बाद हम सभी फायरफ्लाइज को उनके किंग की तरफ आता हुआ देखते हैं। काफी जल्दी वो फायरफ्लाइज झील और घाटी से होते हुए अपने किंग तक पहुंचने लगते हैं। यहाँ हुबी को आइडिया आता है कि अगर हमने किसी तरह से किंग फ्लाई को सांप के पास ले जाकर जला दिया तो बाकी फायरफ्लाइज भी उसके पास आकर जल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ये सांप मर सकता है। जब हुबेई बोतल को लेकर सांप की तरफ बढ़ता है तो सांप के अचानक हमले से हुबेई दूर जाकर गिरता है और वो बोतल पूरी तरह से टूट जाती है। बोतल टूटने के बाद वो किंग फ्लाई हवा में उड़ने लगता है। तभी कोई आदमी उस किंग फ्लाई को हाथ में पकड़ लेता है। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर था, जो अपने डर को जीतकर वापस लौट आता है। प्रोफेसर के पकड़ते ही उस किंग के साथ प्रोफेसर का हाथ भी जलने लगता है। यहाँ पर प्रोफेसर कहता है कि तुम लोगों के लिए मैं ये कर रहा हूँ, और ये कहते हुए प्रोफेसर फ्लाई किंग के साथ ही उस सांप के मुंह में छलांग लगा देता है। अपने किंग का पीछा करते हुए सभी फायर फ्लाइज सांप के पेट में जाने लगते हैं और कुछ ही देर में इतने सारे फायर फ्लाइज जलने की वजह से वो सांप मारा जाता है। विशालकाय सांप की बॉडी नीचे गिरने की वजह से वो मकबरा भी डिस्ट्रॉय होने लगा था, लेकिन समय रहते ही हुबे और उसके साथी झील में कूद जाते। आगे हम इन लोगों को लिंगलोंग की बॉडी ले जाते हुए देखते। घर पहुंचने पर सबसे पहले ये लोग अपने मरे हुए दोस्तों को श्रद्धांजलि देते और फिर ड्रैगन बोन, सेलेस्टियल टॉम और म्यूचेन वर्म को एक साथ मिलाते हैं, जिस चीज से वर्म हवा में उड़ने लगता है और ड्रैगन बोन भी चमकने लगता है और ये सब श्राप से मुक्त हो जाते हैं। मूवी की एंड में हम एक भेड़ियों को दूर कहीं पहाड़ियों पे चलता हुआ देखते हैं और इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है।